रूपा ख्यालों में गुम बालकनी में बैठी दूर रास्ते में आते जाते लोगों को निहार रही थी। तब से सुनीता जी आ गई और कहने लगी, रूपा, रिश्तों में आगे बढ़कर खुद हालचाल लेने से इंसान नीचे नहीं गिर जाता। जरूरी नहीं कि पति के अनुसार ही तू बर्ताव कर, ऐसा करने से रिश्ता टूट जाएगा। मेरी मान, तू अभी दामाद को फ़ोन कर ले। रिश्ते टूटने में ज़्यादा देर नहीं लगती रूपा, पर जुड़ने में वर्षों लग जाते हैं। माँ की बातें सुन रूपा ने कोई जवाब नहीं दिया। आगे सुनीता उसे फिर से समझाने लगी, पति की 4 बातें सुन ही लेगी तो क्या चला जाएगा, और झगड़ा किस परिवार में नहीं होता, बता तो। अब माँ की बातों पर सहमति जताते हुए भैया कहने लगा, मम्मी, ज़रूर रूपा की भी गलती रही होगी, तभी तो देखिए कैसे शांत बैठी है। और वैसे भी ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। माँ और भाई की बातों पर रूपा का मन झल्ला पड़ा कि इन्हें कैसे समझाई कि वहाँ उसके साथ क्या क्या बीत रहा था। बिना किसी गलती के वह सज़ा काट रही थी, और क्या वह यहाँ अपनी मर्जी से आई है? नहीं, बल्कि उसे भगाया गया है। तो क्या वह इतनी गिरी पड़ी औरत है कि फिर उस दरवाजे पर अपनी नाक रगड़ने जाए? बोलती क्यों नहीं? क्या तेरी गलती नहीं थी? सुनीता ने जब फिर वही बात दोहराई तो रूपा तिलमिला उठी। हाँ हाँ हाँ, सारी गलती मेरी ही है। आप सबकी नज़रों में आज भी मैं ही गलत हूँ, और वह इंसान जो आए दिन मुझ पर जुल्म ढाता रहा वह सही। बोलते बोलते रूपा की आंखों से भरभरा कर आंसू टपकने लगे। अगर मैं आप सबके लिए बोझ बन चुकी हूँ तो चली जाती हूँ यहाँ से भी, कहकर वह बाथरूम में चली गई। मन तो कर रहा था उसका कि अभी इसी वक्त खुद को ख़त्म कर ले, क्योंकि कोई नहीं है जो उसकी बात समझ सके, बल्कि सबके सब उसे ही दोष देने में लगे हैं। सोचा था कम से कम माँ तो ज़रूर समझेंगी उसे, पर वह भी तो उसी में ही दोष निकाल रही है। चाहती है फिर से जाकर पति के पैरों में वह गिर पड़े, लेकिन उससे यह नहीं होगा, क्योंकि बहुत सह लिया उसने उसका अत्याचार। लेकिन रोज़ रोज़ के उल्हाने और यह एहसास दिलाना कि गलती उसकी भी है। उसे अपना घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। रूपा के बर्दाश्त के बाहर होने लगा था। कई बार सोचा कहीं चली जाएगी, नहीं रहेगी अब यहाँ, पर कहाँ जाएगी वह? कोई और ठिकाना है क्या? बहुत कुछ सोचकर यहाँ टिकी हुई थी, लेकिन आज माँ और अभिषेक की बातें उसके दिल में हथौड़ी की तरह बरसने लगा था। माँ कहती है औरतों में सहन शक्ति होनी चाहिए, ऐसे अपना घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था उसे यहाँ। तो क्या वह जुल्म सहती रहती? आए दिन शराब पीकर मारपीट, गाली गलौज, आखिर कितना सहती वह, और कब तक? इसलिए वह पति का घर छोड़कर मायके आ गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह घर भी उसके लिए पराया हो चुका है। लड़की का अपना घर कौन सा होता है, यह बात आज तक बेटियां समझ ही नहीं पाई। बचपन से ही लड़कियों के दिमाग में यह बात बैठा दी जाती है कि तुम तो पराई हो, एक दिन अपने घर चली जाओगी। लेकिन बेटियां ही पराई क्यों हो जाती हैं, बेटी क्यों नहीं? जबकि जन्म तो दोनों एक ही माँ के पेट से लेते हैं। फिर यह पक्षपात क्यों बेटियां किसी की अमानत समझकर पाली जाती हैं, जबकि बेटे को परिवार का वंश समझा जाता है। ससुराल में भी लड़कियों को पराए घर की बेटी कहकर बुलाया जाता है। जहाँ तक लड़की शादी करके जाती है, वह घर भी तो या तो उसके पति का होता है या सास ससुर का। फिर लड़कियों का अपना घर कौन सा है? यह सारे सवाल रूपा के दिल में कुलबुलाते रहते। रूपा के लिए अपनी माँ के घर में रहना अब गवारा नहीं था, और यहाँ के अलावा अब एक ही ठिकाना बचा था उसके पास, उसकी प्यारी सखी कंचन का घर। कई बार वह उसे अपने घर आने के लिए बोल चुकी थी, लेकिन गृहस्थी की झंझटों में रूपा ऐसी उलझी थी कि कभी जाने का मौका ही नहीं मिला। अपनी प्यारी सहेली की आने की खबर सुनकर कंचन बहुत खुश हो गई थी। वह खुद उसे स्टेशन पर लेने आई थी और कहा था कि कोई चिंता की बात नहीं है, वह जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। रूपा की दुख भरी कहानी सुनकर कंचन को भी बुरा लगा था, लेकिन रूपा को नहीं पता था कि यहाँ भी उसे चैन से रहना मुश्किल हो जाएगा। कंचन के पति पवन की गंदी नज़रें लगातार उसे घूरती रहती थी। रूपा जितना उससे दूर रहने की कोशिश करती, वह उतना ही उसके करीब आने की फिराक में लगा रहता था। कंचन के सामने तो वह काफ़ी शराफत से पेश आता रूपा के साथ, लेकिन अकेले पाकर वह उसे यहाँ वहाँ छूने की कोशिश करता। कभी उसे अपनी बुलंद बाजुओं में कसकर दबा देता। वह कसमसाई सी उससे छूटकर ऐसे भागती जैसे शिकार शिकारी के पंजों से। डर लगने लगा था अब
उसे पवन के सामने जाने में भी कभी मन करता कि कंचन को सब सच्चाई बता दे, लेकिन फिर यह सोचकर चुप हो जाती थी कि कहीं वह उल्टे ही उसे गलत समझ बैठी तो, क्योंकि उसका पति उसकी नज़रों में दुनिया का सबसे अच्छा इंसान जो था, और अभी उसकी यह स्थिति भी नहीं थी कि सामने वाले पर उंगली उठा सके। इस आड़े वक्त में कंचन ने ही उसका साथ दिया, उसे अपने घर में पनाह दी, तो कैसे वह उसके पति के बारे में कुछ बोल सकती थी। इसलिए चुप थी, और उसकी इस चुप्पी का फ़ायदा पवन उठाने लगा था। जब तब उसके कमरे में घुस जाता और फिर सॉरी सॉरी बोलकर बाहर आ जाता। कई बार उसने देखा उसे अपने कमरे में ताक झाँक करते हुए। जिंदगी में एक पति के न होने से कैसे दुनिया के सारे मर्दों की नज़र एक औरत के लिए गंदी हो जाती है, आज रूपा को यह बात समझ में आने लगी थी। कई बार मन हुआ निशांत के पास वापस चली जाए, मगर फिर उसकी जातियों को याद कर उसका रोम रोम सिहर उठता और जाने का ख्याल त्याग देती। सोच रही थी कहीं कोई जॉब मिल जाती तो वह अपने रहने का ठिकाना भी तलाश लेती, लेकिन कंचन का कहना था कि अभी इतनी जल्दी क्या है उसे, क्या यहाँ उसे कोई तकलीफ़ है। पर वह उसे कैसे समझाए कि अब उसका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। उस रात दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से रूपा चौंक कर उठ बैठी थी। दिखा एक चोर की भांति पवन उसके कमरे में प्रवेश कर रहा था। पूछने पर कि कुछ चाहिए तो बेशर्मों की तरह हंसते हुए कहने लगा कि उसे लगा रूपा बोर हो रही होगी, इसलिए कंपनी देने चला आया। नहीं, मैं ठीक हूँ, आप जाइए, कहकर दरवाजे की छिटकनी लगाकर रूपा ने चैन की सांस ली। लेकिन पानी में रहकर वह मगर के साथ कब तक बैर कर सकती थी। ना चाहते हुए भी साथ में उठना बैठना खाना पीना तो होता ही था। कभी कभी तो पवन टेबल के नीचे उसके पैरों में अपने पैर फंसा देता। उसकी ऐसी हरकतों से रूपा का चेहरा शर्म से नीचे झुक जाता था। घिन आने लगी थी रूपा को अब पवन के चेहरे से भी, मगर बर्दाश्त करना उसकी मजबूरी थी। एक रात जाने कैसे पवन उसके कमरे में घुस आया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे, कहकर वह पवन के चंगुल से छूटकर दूर चली गई। लेकिन उसने फिर उसे अपने मजबूत बाहों में दबोच लिया। आवाज़ सुनकर जब कंचन कमरे से बाहर आई तो अवाक रह गई, लेकिन चालाक पवन अपनी पत्नी के सामने बेचारा बन कर सारा दोष रूपा के सिर मढ़ दिया और कहने लगा कि वही उस पर डोरे डाल रही थी और आज मौका देखकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगी। कहती रही रूपा कि पवन झूठ बोल रहा है, बल्कि वही उस पर गंदी नज़र रखता था और आज उसने ही उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। भरोसा करी उस पर, उसने कुछ नहीं किया है। मगर कंचन ने उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं किया और रात को ही उसे अपने घर से निकल जाने का हुक्म सुना दिया। इतना तक कह दिया कि वह आस्तीन की सांप निकली। गलती हो गई उसे अपने घर में लाकर। मगर कंचन ने एक बार भी यह नहीं सोचा कि गलत उसका पति भी तो हो सकता है। रोते रोते कहती रही रूपा कितनी रात को वह कहाँ जाएगी, सुबह तक की मोहलत दे दें। लेकिन कंचन ने धक्के मारकर उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। इस कुप अंधेरी रात में कहाँ जाती वह। ना तो उसके लिए पति के घर का दरवाज़ा खुला था और ना ही माँ का। कंचन ने भी उस पर अविश्वास कर उसे अपने घर से निकाल दिया। तो अब उसके पास एक ही रास्ता बचता था, मौत का। वैसे भी अब उसके पास जीने के लिए रखा ही क्या था। वह पागलों की तरह सड़क पर चली जा रही थी मरने के लिए, मगर उसे नहीं पता था कि कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे हैं। मौका मिलते ही सुनसान गली में उन तीनों ने रूपा को धर दबोचा और उसके साथ जबरदस्ती करने लगे। रूपा जोर जोर से चिल्लाने लगी, मगर इतनी रात गए सुनसान गली में कौन सुनता उसकी आवाज़। लेकिन तभी तेज रफ्तार से एक गाड़ी आकर उसके सामने रुकी। गाड़ी की तेज रोशनी से उन गुंडों की आंखें चौंधिया गईं। चिल्लाया, कौन है बे, हिम्मत है तो सामने आ। रात के अंधेरे में कुत्ते की तरह भौंकने वाले, हिम्मत है तो तू मेरे सामने आकर भौंक। एक गरजती आवाज़ सुन तीनों चौंक पड़े, लेकिन सामने एक महिला को देखकर उनकी हंसी छूट पड़ी, क्योंकि उन्हें लगा कि एक अकेली औरत क्या बिगाड़ लेगी उनका। पुरुषों की मानसिकता आज भी यही है कि औरत कमज़ोर अबला नारी ही होती है, जिसे वह जब चाहे अपने पैरों के नीचे रौंद सकता है। लेकिन उस महिला ने उन गुंडों पर लात घूसों की बारिश शुरू कर दी। ऐसा पस्त कर दिया तीनों को मार मार कर कि वे वहाँ से भागने के लायक भी नहीं बचे। तब तक पुलिस भी वहाँ पहुँच गई
और तीनों गुंडों को घसीटते हुए गाड़ी में बिठा कर ले गई। 35 साल की उस महिला की स्फूर्ति और निडरता देखकर रूपा भी दंग रह गई। घर से भाग रही थी या किसी नदी नाले में कूदकर मरने जा रही थी? ऊपर से नीचे तक रूपा को घूरते हुए जब उस महिला ने पूछा तो वह सहम उठी। इसका मतलब मैं सही हूँ, चलो बैठो गाड़ी में। उसने इशारा किया, लेकिन रूपा अब भी वैसे ही अपने आप में सिमटी खड़ी थी। उसे डर लग रहा था कि पता नहीं ये औरत कौन है और उसे कहाँ ले जाएगी। अब किसी पर उसे भरोसा नहीं रह गया था। डरो मत, बैठो गाड़ी में। जब उसने फिर से कहा तो रूपा को गाड़ी में बैठना ही पड़ा, क्योंकि चारा भी क्या था उसके पास। कुछ ही देर में गाड़ी एक टावर के पास आकर रुकी। गाड़ी की हॉर्न सुनते ही दौड़कर वॉचमैन ने गेट खोला और अदब से उस महिला को नमस्ते किया। उसका घर 7वें फ्लोर पर था। घबराई सी रूपा यहाँ तक तो आ गई, पर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि जाने आगे क्या होगा, कहीं उसके साथ फिर कुछ गलत हो गया तो। लेकिन घर में प्रवेश करते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। वह इधर उधर देखने लगी। घर बहुत बड़ा नहीं था, पर बहुत ही करीने से सजा हुआ था। दीवारों पर तस्वीरें, खिड़कियों दरवाजों पर लहराते पर्दे, एक कोने में बिस्तर और एक बेड। कॉफ़ी पियोगी? गैस पर बर्तन चढ़ाते हुए जब उस महिला ने पूछा तो रूपा अचकचाक कर उसकी तरफ देखने लगी। जानती हो, चाहे कितनी भी देर हो जाए मुझे घर लौटने में, जब तक एक कप कॉफ़ी बनाकर ना पी लूँ मज़ा नहीं आता। पीती तो हो ना तुम कॉफ़ी? हाँ पीती हूँ, सूखते गले से बोलकर रूपा धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। कुछ ही देर में वह 2 कप कॉफ़ी और सैंडविच बनाकर ले आई। रूपा को कॉफ़ी पकड़ाते हुए वह अपनी भी कॉफ़ी उठाकर चुस्कियाँ भरने लगी। मैंने तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? उस महिला ने पूछा तो धीरे से रूपा ने कहा, रूपा। अच्छा नाम है, और मैं सैंडी हूँ, बोलकर वह हंसी। वैसे रूपा, तुम इतनी दुखी नज़र क्यों आ रही हो? क्या कोई समस्या है ज़िंदगी में? मरने क्यों जा रही थी? सुबह की चाय पीते हुए जब सैंडी ने पूछा तो रूपा की आंखों से आंसू बहने लगे। सैंडी ने उसे रोने से इसलिए नहीं रोका क्योंकि रोने से इंसान का मन हल्का हो जाता है। कुछ देर रो लेने के बाद जब उसका मन जरा हल्का हुआ तो रूपा बताने लगी, ग्रेजुएशन करने के बाद वह आगे और पढ़ना चाहती थी। उसका शुरू से MBA करने का मन था। उसकी कई सहेलियों ने भी MBA करने की सोच रखी थी, इसलिए वह चाहती थी कि उनके साथ वह भी उसी कॉलेज में एडमिशन ले ले। मगर रूपा के माता पिता उसकी शादी कर देना चाहते थे। कितना कहा रूपा ने कि उसे आगे और पढ़ने दें, पर उनकी सोच की वक्त के साथ लड़कियों की शादी हो जाए वहीं अच्छा होता है कि आगे रूपा की एक ना चली। बेटी माँ बाप के लिए एक बोझ से कम नहीं होती, जिसे वह जितनी जल्दी हो सके उतार कर अपना माथा हल्का कर लेना चाहते हैं। अच्छा घर वर मिलते ही रूपा के माता पिता ने उसकी शादी निशांत से तय कर दी, जो एक सरकारी विभाग में अच्छे पद पर कार्यरत था। शहर में उसने अपना घर भी बना लिया था, तो और क्या चाहिए था उन्हें। लगा बेटी सुखी रहेगी वहाँ जाकर, लेकिन उनकी सोच गलत थी। अच्छी नौकरी और बड़ा घर होने से लोगों के विचार भी अच्छे और दिल बड़ा नहीं हो जाता। ससुराल में कुछ दिन रहने के बाद ही रूपा को पता चल गया कि निशांत अच्छा आदमी नहीं है। शराबी तो वह है ही, कई औरतों के साथ भी उसके नाजायज़ संबंध हैं। शराब पीना, औरतों के साथ रातें गुजारना उसकी आदतों में शामिल है। उसके किस्से सिर्फ घर वालों को ही नहीं बल्कि मोहल्ले भर में सभी जानते थे। यह जानते हुए निशांत एक नंबर का अय्यास इंसान है। उसकी शादी करा दी गई। एक दिन जब रूपा ने इस बात पर लड़ाई की और कहा कि जब बाहर की औरतों के साथ ही संबंध रखना था तो फिर उसे शादी क्यों की, इस बात पर निशांत ने उसे मारा, यह कहकर कि वह मर्द है जो चाहे कर सकता है। गुस्से में रूपा ने अपनी सास से कहा भी कि जब उन्हें पता था कि उसका बेटा शराबी है, कई औरतों से उसके संबंध हैं, तो फिर क्यों उसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की? क्यों नहीं बताया सब कुछ? क्यों अपने बेटे की गंदी आदतों को छिपाया? सास रोते हुए कहने लगी, उसे लगा था कि शादी के बाद उसका बेटा सही रास्ते पर आ जाएगा। एक माँ होकर जब आप अपने बेटे को सही राह पर नहीं ला पाई, फिर मुझसे कैसी उम्मीद लगा ली कि मैं उसे सही राह पर ला सकती हूँ। सास के पास कोई जवाब नहीं था। बेटे के आदतों से त्रस्त रूपा की सास अपनी बेटी के पास रहने चली गई। लेकिन रूपा कहाँ जाती?
रोज रोज शराब पीकर आधी रात को घर आना और कुछ पूछने पर उल्टे रूपा को मारना, गंदी गंदी गालियाँ देना निशांत की आदत बन चुकी थी। कभी कभी तो बिना बात की ही वह रूपा को मारने और गाली देने लगता था। रूपा को वह अपने पैरों की जूती के बराबर समझता था। निशांत यह सोचकर अपनी पत्नी पर जुल्म ढाता कि वह मर्द है और जो चाहे कर सकता है। रूपा पर उसका अत्याचार रोज रोज बढ़ता ही चला जा रहा था। जब रूपा रो रो कर अपना दर्द माँ को बताती तो उल्टे वह उसे ही समझाने लगती कि मर्द ऐसे ही होते हैं, औरतों को संभालना आना चाहिए। एक रात एक महिला की बाहों में झूमते हुए जब निशांत घर आया और कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा लगा लिया तो रूपा अंदर तक सुलग उठी। कैसे एक पत्नी यह बात बर्दाश्त कर सकती थी कि उसका पति उसके ही सामने, इतना कैसे गिर सकता है यह इंसान। रूपा बड़बड़ाई और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी। गुस्से में निशांत बाहर आया और गुस्से में रूपा को घर से बाहर निकाल दिया कि अब ना तो उसकी ज़िंदगी में और ना ही इस घर में उसके लिए कोई जगह है। रोती चीखती रही वह, दरवाज़ा पीटती रही, पर निशांत ने दरवाज़ा नहीं खोला। आस पड़ोस वाले सब देख रहे थे, मगर उन्हें क्या ज़रूरत थी किसी के घरेलू मामलों में दखल देने की। सो सब तमाशा देख अपने अपने घर चले गए। घंटों वह दरवाजे के बाहर सिसकती रही, पर निशांत ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर क्या करती वह? फिर वह मायके आ गई, लेकिन यहाँ भी उसका वास नहीं हुआ। माँ बात बात पर समझाती रहती कि वह अपने घर लौट जाए, क्योंकि वे कब तक उसका बोझ उठा पाएंगे। भाई बढ़ते खर्च को लेकर अलग सुनाता रहता था और भाभी तो उसे देखना तक नहीं चाहती थी। सोचती कब वह उसके घर से निकल जाए। आखिर हम औरतों की स्थिति इतनी बदतर क्यों है? हमें ही क्यों सब सहना पड़ता है? रूपा बोली। रूपा की दर्द भरी कहानी सुनकर सैंडी को बहुत दुख हुआ। बोली, लेकिन यह कौन सी नई बात है रूपा? मर्द तो शुरू से ही औरतों पर राज करते आए हैं, उसे अपना गुलाम समझते आए हैं। चाहे बाप हो, भाई हो या पति, सब ने औरतों को दबा कर रखना चाहा। जो दब कर रहीं वह सावित्री कहलाईं और जो नहीं दबी वह बदचलन बन गईं। लेकिन आज इस बात पर भी गौर करनी है कि खुद औरतें इस बात से इनकार करती हैं कि पति उस पर जुल्म करता है। पूछो तो यही जवाब मिलेगा कि यह उनके घर का मामला है, आप रहने दो। चाहे पति मारे पीटे जान ही क्यों ना ले ले, पर कई औरतों के लिए उसका पति देवता है, परमेश्वर है। मैं तो कहती हूँ कि तुम्हें उसी दिन पति का घर छोड़ देना चाहिए था जब उसकी करतूतों का तुम्हें पता चला था। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि तुम्हें लगा एक दिन वह सुधर जाएगा। आपकी एक एक बात सही है, लेकिन दुख तो मुझे इस बात का है कि मेरे माँ बाप ने भी मुझे नहीं समझा, वरना मुझे यूँ दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ती। बोलते बोलते रूपा सिसकने लगी। नहीं, रोना नहीं, रोते तो बुज़दिल लोग हैं, और तुम तो बहादुर लड़की हो, तुम कमज़ोर नहीं हो रूपा। यह दिखा दो दुनिया वालों को। और एक बात, तुम मुझे सैंडी जी नहीं बल्कि दीदी कहकर बुलाओ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए जब सैंडी बोली तो उसे पकड़कर रूपा फूट फूट कर रोने लगी। आज पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उसके दर्द को समझ रहा था, वरना तो सब ने उसे ही कटघरे में खड़ा किया। यह बोल कर कि गलती उसकी ही है। बस बस, अब रोना बंद करो। रूपा के आंसू पोंछते हुए सैंडी बोली, तुमने कहा था तुम MBA करना चाहती थी। जी, तो आगे क्या करने का सोचा है? MBA या आत्महत्या? बोलकर सैंडी हंसी तो रूपा भी हंस पड़ी। देखो तो हंसते हुए तुम कितनी प्यारी लग रही हो। दी, MBA में करना चाहती हूँ, सपना है मेरा, लेकिन मैं कोई छोटी मोटी जॉब भी करना चाहती हूँ ताकि अपना खर्चा उठा सकूँ, रूपा बोली। रूपा नहीं चाहती थी कि वह सैंडी पर बोझ बनकर रहे, और सैंडी भी नहीं चाहती थी कि उसे लगे वह उस पर कोई एहसान कर रही है। इसलिए उसके नौकरी करने वाली बात पर उसने हामी भर दी। सैंडी अनाथ बच्चों के लिए एक NGO चलाती थी। इसके अलावा वह ज़रूरतमंदों की भी मदद करती रहती थी। सैंडी का बड़े बड़े लोगों से पहचान था, तो उनसे बोलकर रूपा की नौकरी भी लगवा दी और उसका MBA में एडमिशन भी हो गया। जो रूपा पहले हरदम उदास रहा करती थी, वह अब काफ़ी खुश रहने लगी थी। उसकी नाइट शिफ्ट ड्यूटी होती थी। वह सुबह उठकर सैंडी के साथ घर के कामों में हाथ बटाकर कॉलेज निकल जाती, फिर देर रात ही घर वापस आती थी। ज़िंदगी अब अच्छी लगने लगी थी उसे। MBA की पढ़ाई पूरी होते ही
एक बड़ी कंपनी में रूपा की नौकरी लग गई। कल तक यही रूपा थी जिसका कोई ठिकाना नहीं था। दर दर भटकने को मजबूर थी वह, लेकिन आज उसके पास सब कुछ है। रूपा और सैंडी छोटा सा घर छोड़कर एक बड़े घर में आ गई थीं। अब रूपा बस से नहीं बल्कि अपनी गाड़ी से ऑफिस जाने लगी थी। एक दिन यह सोचकर रूपा की आंखों में आंसू आ गए। अगर सैंडी उसकी ज़िंदगी में ना आई होती, या तो वह आत्महत्या कर चुकी होती या रो रो कर अपनी ज़िंदगी काट रही होती कहीं। लेकिन आज उसकी ज़िंदगी उमंगों से भरी हुई है। लेकिन एक बात उसे बड़ा दर्द देता था, वह यह कि हर दम हंसते मुस्कुराते और लोगों की मदद करने वाली सैंडी कभी कभी उदास क्यों हो जाती है। कई बार पूछना चाहा रूपा ने, पर यह सोचकर रुक जाती कि शायद उसे ठीक ना लगे। उस रात बेड पर दोनों समांतर लेटी हुई थीं। बगल में कॉफ़ी का 2 मग रखा हुआ था और दोनों यहाँ वहाँ की बातें कर रही थीं। दी, आज भी यह सब सोचकर हंसी आती है कि कैसे आपने उन तीनों गुंडों को पानी पिला पिला कर मारा था। कैसे आपने उन्हें पस्त कर दिया था। आप पे इतनी हिम्मत आई कहाँ से? मैं तो एक को भी ना मार सकूं और आपने तीनों को धूल चटा दिया। कैसे दी? रूपा ने पूछा। उसकी बात पर पहले तो सैंडी हंसी, फिर बोली, वह इसलिए क्योंकि मैंने कराटे का कोर्स किया है। ब्लैक बेल्ट हूँ मैं, समझी? ओह, तभी अपनी आंखें नचाती हुई रूपा बोली, दी एक बात और पूछूं? दी, आज तक आपने शादी क्यों नहीं की? बहुत दिन तक अपने आप को रोके रखने के बाद आज रूपा ने पूछ ही लिया। क्योंकि मेरे लायक कोई मिला ही नहीं, और जो मिला वह मेरा हो ही नहीं पाया। बोलकर वे चुप हो गई। हो नहीं पाया मतलब? रूपा आज जान लेना चाहती थी कि आखिर क्यों अब तक सैंडी दी अकेली है। क्योंकि जिससे मैंने प्यार किया वह इंसान दगाबाज निकला। फ़ायदा उठाता गया उसने मेरा सिर्फ। आज भी सोचती हूँ तो लगता है कितनी स्टूपिड थी मैं, जो उसे जान ही नहीं पाई। जानती हो रूपा, मैंने उसके लिए कितना त्याग किया। जब उसकी नौकरी छूट गई थी तब मैंने उसके सारे खर्चे हंसते हंसते उठाए। अपने परिवार के खिलाफ जाकर मैंने उसके साथ लिव इन में रहने लगी, और वह मेरी आंखों में धूल झोंक कर कई कई लड़कियों से संबंध रखता था। एक दिन आखिरकार उसका सच सामने आ गया तो मैं सन्न रह गई थी। पूछा उससे कि हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते थे ना, शादी करके अपनी छोटी सी गृहस्थी बसाने का सपना देखा था ना, तो बेशर्मों की तरह हंसते हुए बोला कि उसका कई लड़कियों के साथ संबंध है, तो क्या वह सबके साथ शादी कर ले? पागल थी मैं जो उसकी बातों में आकर अपने परिवार से रिश्ता ख़त्म कर लिया। गई थी माँ पापा के पास अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने, पर उन्होंने मेरे मुंह पर ही दरवाज़ा दे मारा, यह बोलकर कि मैं उनके लिए मर चुकी हूँ। बस अब तो सोच लिया है कि अकेले ही चलूँगी अब। अच्छा छोड़ो अब यह सब बातें। यह बताओ, वह लड़का, अरे वही मानव जो ऑफिस में तुम्हारे साथ काम करता है, क्या नाम है उसका? हाँ हाँ, मानव। कैसा लगता है तुम्हें? रूपा की आंखों में झांकते हुए सैंडी ने पूछा तो शर्मा कर रूपा ने अपनी नज़रें झुका ली। ना ना, ऐसे शर्माने से थोड़ी ही चलेगा। बताना पड़ेगा बहन कि चक्कर क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच। दी, आप भी ना, ऐसी कोई बात नहीं है सच में। नज़रें झुकाए रूपा मुस्कुराई। प्यार वार कुछ नहीं, बस दोस्ती है हमारे बीच। एक दूसरे का साथ अच्छा लगता है हमें, और कुछ नहीं दी। रूपा बोली। और कुछ नहीं दी? मुंह बनाते हुए सैंडी बोली। अरे पागल, इसे ही तो प्यार कहते हैं। एक दूसरे का साथ अच्छा लगना, एक दूसरे की खुशी में खुश रहना, एक दिन भी ना मिलने पर बेचैन हो जाना, यही तो प्यार है पगली। रूपा की गालों पर शर्म की लाली देख सैंडी को एक शरारत सूझी। वैसे सुना है वह बंदा शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है। क्या? पर आपको कैसे पता चला यह सब? उसे लगा शादीशुदा होते हुए भी कहीं वह लड़का उसे अपने जाल में तो नहीं फंसा रहा है। अरे कल तुम ही तो नींद में बड़बड़ा रही थी यह सब बातें बोलकर। सैंडी ठठाकर हंस पड़ी। मजाक कर रही हूँ। ओ दी, आपने तो मेरी जान ही ले ली। अपने दिल पर हाथ रखकर रूपा बोली। अरे वाह, अभी तो कह रही थी कि कोई प्यार व्यार नहीं है तुम दोनों के बीच, तो फिर यह क्या है? सैंडी की बातें पर वह लज्जा गई। वैसे एक रोज़ उसे खाने पर बुलाऊं, देखे तो कैसा है। सैंडी को रूपा के लिए मानो एकदम सही लड़का लगा। हाँ, दोनों की उम्र में अंतर ज़रूर है, लेकिन प्यार में सब जायज़ है। मानो को पूरी और आलू की भाजी बहुत पसंद है, इसलिए आज उसकी ही पसंद का खाना बन रहा था। रूपा ने पूरी बेलकर सैंडी को दी
तो उसे कढ़ाई में छोड़ते हुए सैंडी बोली, यह अच्छा है रूपा, जो तुम्हें मानो जैसा जीवन साथी मिला। देखा, मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार। लेकिन क्या मानो के माता पिता भी तैयार हैं तुम दोनों के इस रिश्ते के लिए? मानो के पापा नहीं हैं, माँ हैं और एक बड़ी बहन है जिनकी शादी हो चुकी है। मिल चुकी हूँ मैं उन सब से। कोई दिक्कत नहीं है उन्हें हमारे इस रिश्ते से। पूरी बेलकर सैंडी के हाथों में पकड़ाते हुए रूपा बोली, फिर तो ठीक है, कोई समस्या नहीं। लेकिन एक समस्या है, कहीं निशांत ने तुम्हें तलाक देने से मना कर दिया तो क्या करोगी फिर? रूपा की तरफ देखकर सैंडी बोली। मगर उस दिन मानव के साथ रूपा को देखकर निशांत ने कैसे रिएक्ट किया था, यह नहीं बताई थी धी को। गुस्से से उबलते हुए कहने लगा कि उसे क्या लगता है वह उसे तलाक दे देगा ताकि वह इस मानव से शादी कर सके? कभी नहीं, कभी वह उसे तलाक नहीं देगा। उस पर रूपा बोली थी, जैसा तुम ठीक समझो, लेकिन यह भी जान लो, तुमने मुझ पर जितने भी जुल्म किए हैं उसका एक एक सबूत है मेरे पास। और वह आस पड़ोस के लोग जिन्होंने रोज़ मुझे तुम्हारे हाथों मार गालियाँ खाते देखा है, क्या वे गवाही नहीं देंगे तुम्हारे खिलाफ? शादीशुदा होने के बाद भी तुम्हारे कई औरतों से संबंध है, वह भी बताऊंगी मैं पुलिस को। फिर तो तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। नौकरी तो जाएगी ही समझ लो, और तलाक तो मुझे वैसे भी मिल जाएगा। तो सोच लो, फ़ायदा किसका ज़्यादा है, मेरा या तुम्हारा? और जब हमारे बीच अब कुछ बचा ही नहीं तो फिर नाम के रिश्तों को क्यों ढोना? बोलकर रूपा लौट आई थी और वह देखता रह गया था। शायद उसे भी रूपा की बात समझ में आ गई थी, इसमें ही उसकी भलाई थी। कैसा लगा मैं तुम्हारी दीदी को? पसंद आया या नहीं? मानव ने पूछा। क्यों पूछ रहे हो? रूपा बोली। मतलब उन्हें मैं पसंद आया या नहीं? मानव बोला। तो क्या? शादी मुझे करनी है तुमसे, और तुम मुझे बहुत पसंद हो। जब अपनी आंखें बंद कर रूपा बोली तब एक टक से मानव उसे निहारने लगा। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही साथ नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।